आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज हमारा पहला टॉपिक है इसमें मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेज़र करने के कितने मेथड्स हैं? बेसिकली 3 मेथड्स हैं। पहला उसमें से वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यहाँ पे छूट गया है वैल्यू एडेड, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, उनके द्वारा इकोनॉमी में जो भी वैल्यू ऐड किया जाता है उसके ज़रिए से वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। तो इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू ऐड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर द्वारा, वो किसके बराबर होता है? GDP-MP या फिर GVA-MP। ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो इकोनॉमी में जो भी वैल्यू ऐड होता है तीनों सेक्टर द्वारा, वो किसके बराबर होता है? GDP-MP या फिर GVA-MP। ओके, सो वैल्यू एडेड के बराबर होता है क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग है क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। आपके पास जितने भी टोटल आउटपुट हैं, एंटायर आउटपुट, अगर वो आपके बिक जाते हैं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स। अगर आपके कुछ आउटपुट इज़ अनसोल्ड, अगर आपके पूरे आउटपुट नहीं सोल्ड हुए हैं, तो जो बिके हैं और जो नहीं बिका है उन दोनों के बराबर क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होगा। मतलब जो बिक गया आपके आउटपुट में से और जो नहीं बिका, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के बराबर है। अब इसमें आपने पढ़ा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब जो आपका सामान नहीं बिका। तो चेंज इन स्टॉक के बराबर क्या? चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक के बराबर क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो चेंज इन स्टॉक होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपने ऊपर पढ़ा ना कि वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन की जगह कभी कभी कॉस्ट वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कि प्रोडक्शन करते वक्त जो भी रॉ मटेरियल यूज किया गया है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। हेंस फाइनली GDP-MP या GVA-MP के बराबर क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो भी वैल्यू ऐड किया गया है इकोनॉमी में, वो किसके बराबर होता है? GDP-MP या फिर GVA-MP। तो जो हम GDP-MP को हम इधर रखेंगे और NNP-FC इधर, क्योंकि हमको निकालना है एटलीस्ट फाइनली हमको जाना है NNP-FC। तो GDP-MP आपको ऊपर से मिल गया, इधर आप पुट करिए। नेशनल इनकम आपको फाइनली जानना है तो आपको क्या करना है? माइनस डेप्रिसिएशन करिए प्लस NFI माइनस NIT, आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। ये कैसे आया माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI माइनस NIT? ये पहले आपको चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल लगवा चुका हूँ। जैसे देखिए, जब ग्रॉस से हम नेट जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो प्लस NFI करते हैं, और MP से FC जाते हैं तो माइनस NIT करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। सेकेंड मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में इकोनॉमी में जो भी फैक्टर इनकम, मतलब जो भी इनकम कमाया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, उसी के ज़रिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी इनकम इकोनॉमी में कमाया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा। इनकम तो इकोनॉमी में ही 4 कमाए जाते हैं: कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ को हम वेजेस कहते हैं। तो वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये जो टोटल इनकम कमाया जाएगा इकोनॉमी, उसके ज़रिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा इनकम मेथड में। तो जो टोटल इनकम कमाया जाएगा वो किसके बराबर होगा इकोनॉमी में? NDP-FC के। ओके, जो भी टोटल इनकम होगा वो NDP-FC के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम।
फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? आपने बोला कि जो भी फैक्टर इनकम कमाया जाएगा उसके ज़रिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा इनकम मेथड में। तो वो फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पहला वही है वेजेस, जिसको हम बोल रहे हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर द्वारा जो भी अमाउंट पेड किया जाएगा एम्प्लॉयज को, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयज या एम्प्लॉय। इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, 3 एलिमेंट्स आते हैं। वेज एंड सैलरीज इन कैश, जब एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया जाएगा वेज या सैलरी कैश के टर्म में, मतलब क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी बेनिफिट्स, पैसे के टर्म में फ़ायदा पहुंचाना। वेज एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसा नहीं देके कोई और चीज़ देनी, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, आने जाने के लिए कार दे दिया, ओके, ये सब चीज़ें। एम्प्लॉयर्स, थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, इसमें आते पीएफ, ग्रेचुटी एट्सेट्रा। मतलब एम्प्लॉयर द्वारा जो भी अमाउंट पेड किया जाता है एम्प्लॉय को, उसको फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, एम्प्लॉय के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो भी अमाउंट पेड किया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा, उसको पीएफ, ग्रेचुटी, जैसे पीएफ आप जानते हो, पीएफ क्या होता है आप जानते हैं, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, ताकि जो रिटायर होके जा रहे हैं उसके फ्यूचर सिक्योर रहें। सेकंड इसमें क्या आता है कंपोनेंट्स में इनकम, फैक्टर इनकम में कंपोनेंट्स बी। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका क्या आता है? रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आप देख रहे हो कि वही 4 फैक्टर इनकम, वही 4 इनकम आ रहे हैं। जैसे आपने ऊपर देखा कि वेजेस की बात हो चुकी है, अब रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आएगा। तो रेंट क्या होता है? इनकम रिसीव्ड बाय लेटिंग आउट प्रॉपर्टी, जब आप किसी अपने प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं तो उससे होने वाला इनकम जो होता है वो रेंट होता है। रॉयल्टी क्या होता है? जब आप अपने किसी एसेट को, किसी को आप अधिकार देते हो कि आप मेरा एसेट इस्तेमाल करिए, बट जब आप अपना अधिकार देते हैं कि आप मेरा एसेट यूज़ करके उसका इस्तेमाल करिए, बट उससे जो आपको पैसा मिलेगा वो रॉयल्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखा है, तो अब कोई वो किताब छाप के बेचना चाह रहा है मार्केट में, तो मैं उसको परमिशन दूंगा कि आप मेरा किताब छापिए मार्केट में, छाप के मार्केट में सेल करिए, बट उसके लिए आप एक अमाउंट चार्ज करोगे, तो वो जो पैसा आपको मिलेगा उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जस्ट लाइक कोई और भी चीज़ हो सकता है, जैसे कोई मैंने गाना लिखा है, वो गाना कोई और गाना चाहता है, तो आप उसको परमिशन दोगे, ठीक है वो गाना गाइए, लेकिन आप उसके लिए पैसा मांगोगे तो उसके लिए वो पैसा क्या होगा? वहाँ पे रॉयल्टी होगा। इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट का मतलब जब आप अपना कोई फ़ंड किसी को उधार देते हो इस्तेमाल करने के लिए, तो उस पर आप इंटरेस्ट मांगते हो। वो इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? वो अमाउंट आपके लिए क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब किसी को पैसा दे इस्तेमाल करने के लिए, उस पर मिलने वाला जो पैसा है आपको, वो इंटरेस्ट है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तो एक रिवॉर्ड होता है, इनाम होता है बिजनेसमैन के लिए जब वो रिस्क लेता है, मतलब बिजनेस करता है तो वो रिस्क लेता है, तो रिस्क के बदले में जो पैसा कमाता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट आता है वो 3 पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें से बिजनेस जो पैसा आएगा बिजनेसमैन क्या करेगा? टैक्स देगा, फिर शेयर होल्डर को क्या करेगा? डिविडेंड दे देगा, और फिर जो पैसा बचेगा वो अपने पास सेविंग रख लेगा। सेविंग को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं हम लोग। थर्ड कंपोनेंट्स क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या आता है? इट इंक्लूड द इनकम ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज। कुछ ऐसी भी दुकानें होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती, बट वो लोग इनकम कमाते हैं, तो वो मिक्स्ड इनकम में आते हैं। इनकम अर्न बाय यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। इकोनॉमी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारा चीज़ अपने घर का इस्तेमाल करते हैं, लेबर, मतलब कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, हर चीज़ उनके घर का ही होता है। तो ये सारा चीज़ लगाने के बाद जो भी इनकम वो कमाते हैं वो मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। आई होप क्लियर। तो हेंस जो भी फैक्टर इनकम टोटल होता है ये 3, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, वो NDP-FC के बराबर होता है। सो NNP-FC इज इक्वल टू NDP-FC प्लस NFIA। तो ये NDP-FC क्या है? डोमेस्टिक इनकम है, NNP-FC नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का डिफरेंस क्या होता है? NFIA। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आते हैं तो प्लस NFIA। एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड वही, मतलब कि जितने भी इकोनॉमी में खर्चा हुए हैं उसके ज़रिए से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तो वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। मतलब उसके ज़रिए, खर्चे के ज़रिए से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया गया तो एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है वो किसके बराबर होता है? GDP MP के बराबर होता है।
तो फाइनल एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट्स हैं तो वो क्या क्या होते हैं। पहला है पीएफसी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरा, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड ये जो है ये फर्म के लिए है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, द एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्म द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, GDFCF और चेंज इन स्टॉक। तो GDCF को फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ओके, फोर्थ कंपोनेंट्स नेट एक्सपोर्ट। तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हेंस GDP MP इज इक्वल टू जितना भी खर्चा इकोनॉमी में हुआ है वो किसके बराबर है, GDP MP। तो PFC प्लस GFC प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू GDP MP। GDCF अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा GDFCF। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए तो NNPFC इक्वल टू GDP MP को यहाँ रखिए, माइनस डिप्रिसिएशन प्लस NFI माइनस NIT। ये कैसे आया है, ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डिप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस NFI है, MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT। ओके, स्टेप्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब अगर हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड से देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। पहले आप ये क्लासीफाई कीजिए कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन यूनिट कौन कौन से हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ये 3 सेक्टर हैं, पहले आप इनको पहचानिए। एस्टिमेट द GDP MP निकाल लिए, फिर उसके बाद डोमेस्टिक इनकम निकालिए जिसको हम बोलते हैं NDP-FC। तो आपको नेशनल इनकम निकालना है तो फिर उसके बाद आप NFI की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये NDP-FC है और ये NNP-FC है। तो ये है डोमेस्टिक इनकम, ये है नेशनल इनकम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, NFI है। तो आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है तो आपको NFI निकालना पड़ेगा। ओके, इनकम मेथड में आप जाते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। कौन कौन से प्रोडक्शन यूनिट है पहले उसको आप आइडेंटिफाई करिए। ओके, एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय इस सेक्टर। जो भी फैक्टर इनकम पेमेंट किया जा रहा है इस सेक्टर मतलब वही है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इन तीनों सेक्टर द्वारा जो भी इनकम पेड किया जा रहा है आप उसको एस्टिमेट कर लीजिए। फिर आप डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP-FC निकाल लिए, फिर उसके बाद NFI की वैल्यू कैलकुलेट करिए ताकि आप नेशनल इनकम आसानी से निकाल सकें। एक्सपेंडिचर मेथड, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। आप इकोनॉमिक यूनिट को पहचाने जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर कौन कौन कर रहे थे, हाउस होल्ड कर रहा था, गवर्नमेंट कर रहा था, फर्म कर रहा था और फॉरेन सेक्टर कर रहे थे, जिसको बोल रहे हैं PFCE, गवर्नमेंट को GFCE और फर्म को क्या बोल रहे थे GDCF और फॉरेन सेक्टर को नेट एक्सपोर्ट बोल रहे थे। ओके, क्लासीफाई ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर को आप क्लासीफाई करिए तो कौन कौन से, PFCE है, GFCE है, GDCF है और नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद आप डोमेस्टिक इनकम निकालिए, फिर उसके बाद NFI की वैल्यू कैलकुलेट करें ताकि आप नेशनल इनकम निकाल सकें। तो जितने स्टेप्स है इसमें बस जस्ट आपको नाम याद रखना है, जस्ट आप नाम याद रखिए। एग्ज़ाम में यही जस्ट स्टेप पूछ लेता है कभी 2 या 3 मार्क्स में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।